सभी का अनु हिंदी एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं काव्य लक्षण का दूसरा पार्ट, जिसमें हम देखेंगे भक्तिकालीन व रीतकालीन मत। इसके पहले हमने संस्कृत आचार्यों के मत देखे थे और अब देखेंगे कि भक्तिकालीन और रीतकालीन कवियों और लेखकों के क्या मत थे। तो सबसे पहले हम तुलसीदास जी का मत देखेंगे कि इन्होंने क्या कहा है। कीरति भनिति भूति भल सोई, सुर सर सम सब कहे हित होई। यह पंक्ति काफ़ी चलायमान है। तो ये इन्होंने जो पंक्ति है इसी बात को लेकर उन्होंने उसमें भी बोला है, काव्य प्रयोजन में भी बोला है और यही काव्य लक्षण में भी है। तो आपको तुलसीदास जी की ये पंक्ति आती ही होगी। और दूसरी है कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहाँ लिख कागद कोरे। तो यह भी इन्हीं की पंक्ति है। तो ऊपर वाली तो काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो नीचे वाला भी आपको ध्यान रखना है कि यह काव्य लक्षण के संबंध में तुलसीदास जी की पंक्ति है। उसके बाद अच्छा देखिए, अगर हम इसका थोड़ा सा अर्थ समझना चाहें कि जैसे कीरत भनित बहुत भल सोई, तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे कीरति का मतलब है कीर्ति और भनित का मतलब है कविता और भूति का मतलब है संपत्ति। तो इसका मतलब हुआ कीर्ति, कविता और संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो गंगा के समान सबका हित करे। तो यहाँ पे लिखा है ना, सूर्य सरि सम सब कहे हित होई। सुरसरी गंगा का पर्यायवाची है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कीर्ति, कविता और संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो गंगा के समान सबका हित करे। उसके बाद देखेंगे हम केशवदास जी का। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई, कविता वनिता मिक्त। तो केशवदास जी ने काव्य लक्षण के संबंध में यह पंक्ति बोली है और काफ़ी परीक्षा में पूछी भी जाती है। तो इसका थोड़ा सा भाव समझ लेंगे कि इनका कहने का मतलब क्या है। उन्होंने कहा है, जिस प्रकार उच्च जाति की सुलक्षणी सुंदर वर्ण वाली स्त्री आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार काव्य की शैली और भाव उच्च कोटि के होने पर भी अलंकारों के बिना प्रभावशाली नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अलंकारों के बिना प्रभावशाली नहीं होता है। जिस प्रकार उच्च जाति की सुलक्षणी सुंदर वर्ण वाली स्त्री आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती, उसी प्रकार काव्य की शैली और भाव उच्च कोटि के होने पर भी अलंकारों के बिना प्रभावशाली नहीं होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने केशवदास जी ने कहा है। और दूसरी पंक्ति है चिंतामणि की। इन्होंने कहा है, सगुण अलंकारान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थता को कवित कहत विबुध सब कोई। ये कि चिंतामणि जी ने कहा है काव्य के संबंध में। इसका अर्थ है दोष रहित, गुण युक्त, अलंकारवान तथा शब्द अर्थ सहित काव्य है। अब इनका जो मत है वो मम्मट के अनुसार और विश्वनाथ के समान है, ठीक है। जैसे मम्मट ने कहा था और विश्वनाथ ने कहा था, वैसा ही मत चिंतामणि का भी है। उसके बाद देखेंगे देव का। शब्द सुमति मुख ते कढ़ें, लय पद वचनानि अर्थ, छंद भाव भूषण सरस, सो कहि काव्य समर्थ। ये कवि देव ने कही है और ये रीतकालीन कवि हैं, जैसे कि केशवदास। खैर केशवदास जी को तो तुलसीदास जी ने भक्ति काल में रखा हुआ है, तो पर कुछ लोग रीतकाल भी मानते हैं। तो केशवदास, चिंतामणि, देव, कुलपति, श्रीपति, सोमनाथ, ये सभी रीतकालीन कवि हैं। तो देव की पंक्ति का भावार्थ समझेंगे कि इन्होंने इसमें क्या कहा है। इन्होंने कहा है, छंद भाव अलंकार और सरसता युक्त वे शब्द जो अर्थ अभिव्यक्ति में सक्षम हो वही काव्य है, ठीक है। तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए। शब्द सुमति मुख ते कढ़ें, लय पद वचनानि अर्थ, छंद भाव भूषण सरस, सो कहि काव्य समर्थ। अब कुलपति मिश्र का देखेंगे कि इन्होंने काव्य लक्षण के संबंध में क्या कहा है। जगते अद्भुत सुख सदन, शब्दरु अर्थ कवित, यह लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रंथ बहु चित्त। दूसरी पंक्ति है, दोष रहित और गुण सहित कछुक अल्प अलंकार,
शब्द अर्थ सो कवित हैं, ताको करो विचार। देखिए, काव्य लक्षण के संबंध में पूछे तो पूछे, नहीं तो ऐसे ही पूछ लेता है कि ये पंक्ति किसकी है। ठीक है, तो आपको दोनों याद कर लेना है। तो देखिए, पहली वाली पंक्ति का भाव क्या है? अलौकिक आनंद देने वाले शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। और दूसरा, दोष रहित गुण युक्त अल्प अलंकार युक्त शब्दार्थ काव्य है, ऐसा इन्होंने दूसरी पंक्ति में कहा है। अब बात करेंगे सोमनाथ जी के बारे में। इन्होंने कहा है, सगुन पदार्थ दोष बिन पिंगल मत अविरुद्ध, भूषण सुत कवि कर्म को सो कवित कहि शुद्ध। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम देखेंगे। कौन सी पंक्ति अभी पढ़ी थी हमने? सोमनाथ जी की पंक्ति पढ़ी थी। ये इनकी रचना है रस पीयूष निधि। ये भी पूछ रहा था कि रस पीयूष निधि किसकी रचना है, तो सोमनाथ जी की है, उसी से यह पंक्ति ली गई है। और इन्होंने कहा है, काव्य वह कवि कर्म है जिसमें शब्द और अर्थ सगुण दोष रहित और छंद के अनुसार हो। देखिए, छंद को पिंगल भी कहा जाता है, तो यदि छंद की जगह पिंगल लिखा हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोष रहित और पिंगल के अनुसार हो, या दोष रहित और छंद के अनुसार हो। काव्य को कवि कर्म तथा काव्य में छंद का समावेश करने वाले प्रथम आचार्य सोमनाथ जी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब इनका क्या कहने का मतलब, छंद काव्य को कवि कर्म तथा काव्य में छंद का समावेश करने वाले प्रथम आचार्य सोमनाथ जी हैं। आगे देखेंगे श्रीपति का कि इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है, शब्द अर्थ बिन दोष गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य बखानिए श्रीपति परम सुजान। और दूसरी पंक्ति है इनकी, यद्यपि दोष बिन गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता वनिता छवि नहीं रस बिन तदपि प्रवीण। ये इनकी एक रचना है काव्य सरोज, उसी से दोनों पंक्तियाँ ली गई हैं। और अब भिखारीदास जी के बारे में देखेंगे कि इन्होंने काव्य लक्षण के संदर्भ में क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है, जाने पदार्थ भूषण मोल, रसांग परागंध मय मति झाकी, शोधन अर्थन वाकन ले गुण, शब्द अलंकृत सोरति पाकी। तो ये भिखारीदास जी का मत है काव्य लक्षण के संबंध में। तो कहने का मतलब है कि काव्य वह शब्दार्थ है जो अलंकार, ध्वनि, रस और अलंकारों से युक्त हो, वही काव्य है। अब बात करेंगे प्रताप शाही का, तो इन्होंने क्या कहा है, व्यंग्य जीव कही कवित को हृदय सो धुनि पहचानी। ये इनकी एक पंक्ति है जो पूछी जा सकती है परीक्षा में। और दूसरा है, व्यंग्य जीव है कवित्व में, शब्द अर्थ गति अंग, सोई उत्तम काम है, काव्य है वर्णय व्यंग प्रसंग। अब देखिए, ये रचना है काव्य विलास प्रताप शाही की, उसी से ली गई है। और अब बचा हुआ है लास्ट का ठाकुर कि इन्होंने काव्य लक्षण के संबंध में क्या कहा है। इन्होंने कहा, पंडित और प्रवीण को जो चित्ते हरि सो कवित्ते कहावे। ये ठाकुर की पंक्ति है। तो हम लोगों ने अभी कंप्लीट कर लिया भक्तिकालीन और रीतिकालीन कवियों के मत कि काव्य लक्षण के संबंध में उन्होंने क्या कहा है। और अब हम आ गए हैं आधुनिक मत में कि आधुनिक कवि और लेखकों को क्या मत रहे हैं, देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का पहले इन्होंने कहा है, केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये पंक्ति इन्होंने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में भी कही है, तो आपको यह ध्यान रखना है। और दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। और दूसरी पंक्ति है, दूसरा कथन है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्त का नाम कविता है। ये सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और अब बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, तो इन्होंने भी कई मत दिए हैं, जिसमें सबसे पहला है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है, उसे कविता कहते हैं। अब ये ली गई है इनकी रचना, कविता क्या है। अब आप बताइएगा कि कविता क्या है, इनकी कौन सी विधा है। ठीक है,
ये भी परीक्षा में पूछा जा चुका है। दूसरा कथन देखेंगे, कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। और तीसरा है, कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ से बंधुओं के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। देखिए जैसे कई सारे कथन हैं, तो आप कुछ ऐसे शब्द को, एक दो शब्द को पकड़ के कहीं पर लिख लीजिए, तो इस तरीके से आपको पहचान में आ जाएगी। क्योंकि आपको पूरा लिखना नहीं है, आपको सिर्फ पहचानना है कि किसकी पंक्ति है। तो पहचानने के लिए आप कुछ इससे शब्द उठा सकते हैं, जैसे संकुचित मंडल है, लोक सामान्य भाव भूमि है। मतलब कुछ ऐसा शब्द उठाइए जो किसी और लेखक के कथन से मैच ना करता हो। और अब बात करेंगे चौथा, सच्ची कविता किसी वाद को लेकर नहीं चलती, जगत की अभिव्यक्ति को लेकर चलती है। ये चिंतामणि भाग 2 के काव्य में रहस्यवाद से ली गई है। तो ये सभी कथन इम्पोर्टेंट हैं। और पांचवा है, शब्द काव्य की सिद्धि के लिए वस्तु काव्य का अनुशीलन परम आवश्यक है। और छठवां है, हृदय प्रसार का स्मारक स्तंभ काव्य है। और सातवां है, अनूठी से अनूठी उक्ति काव्य तभी हो सकती है जबकि उसका संबंध कुछ दूर का ही सही हृदय के किसी भाव या वृत्ति से हो या होगा, तभी वह काव्य कहलाएगा। ठीक है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आगे देखेंगे, काव्य क्षेत्र अजायब खाना या नुमाइश गाह नहीं है। और फिर अगला देखेंगे, वाच्यार्थ ही काव्य होता है, व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ नहीं। और फिर अगला देखेंगे, नाद सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है। शुरू के 4-5 जो थे वो कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ये भी इम्पोर्टेंट हैं लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखेंगे, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मनुष्य और जागरण काव्य के दो पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों का सामंजस्य काव्य का चरम उत्कर्ष है, इन्होंने कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। और अगला है, कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसकी भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। अगला कथन है, कविता अभिव्यंजना है, वह अव्यक्त या विकास को लेकर चलती है। काव्य का काम है कल्पना में बिंब या मूर्त भावना उपस्थित करना, बुद्धि के सामने कोई विचार लाना नहीं। अब श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है काव्य लक्षण के संबंध में, काव्य वह है जो हृदय में अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। देख कितना बढ़िया बोला है इन्होंने कि काव्य वह है जो हृदय के अलौकिक आनंद या चमत्कार की सृष्टि करे। अगला गुलाब राय जी के बारे में देखेंगे, इन्होंने कहा है, काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रिरूपता प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। ठीक है, अब जयशंकर प्रसाद जी की है पंक्ति हम देख रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी ने काव्य लक्षण के संबंध में क्या कहा है। तो इन्होंने कहा, ये भी पंक्ति कई बार पूछी जा चुकी है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। और दूसरा, कवित्व वर्णमय चित्र है जो स्वर्गीय भावपूर्ण चित्र गाया करता है, ऐसा जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। और देखिए ये जो पहली पंक्ति है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, इसके आगे भी है जो है जिसका संबंध विश्लेषण, कहने का मतलब पूरा कथन ऐसे है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। लेकिन हमने शुरू का इतना ही रखा है क्योंकि ये भी इतना ही कई बार पूछ लेता है, तो आप यहीं से पहचान लेंगे कि प्रसाद जी की पंक्ति है। आगे हम लेकर आए हैं राम कुमार वर्मा जी की पंक्ति। तो देखेंगे इन्होंने कहा है, कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। देखिए ये जो कथन है, इस कथन को कई सारी जैसे कि किताबें हैं उसमें, जैसे भगीरथ मिश्र है,
या और भी किताबें हैं जिसमें महादेवी वर्मा का कथन बताते हैं। इसको कविता का विशेष की भावनाओं का चित्रण है। यह कथन जो है ये महादेवी वर्मा का बताते हैं, लेकिन वास्तव में ये कथन राम कुमार वर्मा जी का है। तो आपको ध्यान रखना है, लेकिन आप ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि कभी ऑप्शन में राम कुमार वर्मा ना हो तो महादेवी वर्मा लगा दीजिएगा। लेकिन यदि दोनों हो, राम कुमार वर्मा और महादेवी वर्मा, और ये कथन हो कविता का विशेष की भावनाओं का चित्रण है, आप पूछे किसका है, तो आपको राम कुमार वर्मा ही लगाना है। और महादेवी वर्मा का कथन देखेंगे, कविता हमारे व्यष्टि सीमित जीवन को समष्टि जीवन तक फैलाने के लिए व्यापक सत्य को अपनी परिधि में बांधती है। व्यष्टि को, समष्टि को, ऐसा शब्द देखो आया हुआ है, तो आप यहाँ से पकड़ सकते हैं कि महादेवी वर्मा का है। और स्मृत्यानंद पंत ने क्या कहा है ये भी देखेंगे। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, पहला कथन है स्मृत्यानंद पंत का। और दूसरा है कविता हमारे प्राणों का संगीत है। देखिए, या तो पूरा भी साथ में पूछ सकता है, यानी दोनों पंक्तियों को मिलाकर पूरा पूछ सकता है, या अलग अलग पूछ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, कविता हमारे प्राणों का संगीत है, स्मृत्यानंद पंत। और दिनकर जी ने कविता के बारे में क्या कहा है, इन्होंने कहा है कविता मनोरंजन नहीं आत्मानुसंधान का उन्मेष है। कविता मनोरंजन नहीं आत्म अनुसंधान का उन्मेष है। दूसरा, कविता भावों की सहज अभिव्यक्ति है। कविता कवि की आत्मा का आलोक है। कविता विज्ञान का प्रतिलोम है। तो ये आपको सभी याद रखने हैं कि कोई भी पूछ सकता है। और देखिए, और कहा है इन्होंने, कविता ना तो कोमल भाषा का गेय छंद है, ना कोरी भावुकता में है, अपितु वह मन की एक विशिष्ट मनोदशा का प्रतिफल है। कहने का मतलब, कविता ना तो कोमल भाषा, ना गेय छंद, ना कोरी भावुकता में है, अपितु वह मन की एक विशिष्ट मनोदशा का प्रतिफल है। इनकी एक रचना है सीपी और शंख, उसी से ली गई है। और अगला कथन है साहित्य जीवन की आलोचना है, ये प्रेमचंद जी ने कहा है। ठीक है, साहित्य जीवन की आलोचना है प्रेमचंद जी। अज्ञेय आप देखेंगे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका कथन है काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है। ठीक है, दूसरा कथन है कविता ही कवि का परम कर्तव्य या वक्तव्य है। अब देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इनका भी काफ़ी पूछा गया है। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, ये पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। और दूसरा तो पूछा ही गया है, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, पूछा जा चुका है। तो इसलिए आपको पहला और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है, जो इसको याद कर लेना है, जो वाग्जाल मनुष्य को दुर्गति, हीनता और परमुखापेक्षिता से ना बचा सके, जो उसकी आत्मा को तेजो दीप्त ना कर सके, जो उसके हृदय को पर दुख कातर और संवेदनशील ना बना सके, उसे साहित्य कहने में संकोच होता है। देखिए, इंपॉर्टेंट कथन है, पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद कर लेना है। आगे डॉक्टर नगेन का देखेंगे, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। इतना ही पूछा जा सकता है, इसलिए आप इतना याद कर लीजिए, रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है। कथन किसका है, तो डॉक्टर नगेन का। और उसकी छंदोमयी विशिष्ट विधा कविता है, इस तरह से याद कर लीजिएगा। दूसरा इनका कथन है रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र और छंद इन तीनों का समन्वित रूप ही कविता है। कहने का मतलब है रमणीय अनुभूति, उक्ति, वैचित्र, पहला क्या है रमणीय अनुभूति, दूसरा है उक्ति, और तीसरा मतलब उक्ति वैचित्र, और तीसरा छंद, इन तीनों का समन्वित रूप ही कविता है। कथन किसका है, डॉक्टर नगेन का। एक कथन और है, आत्माभिव्यक्ति ही काव्य ही वह मूल है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। फिर से पढ़ेंगे, आत्माभिव्यक्ति ही वह मूल है जिसके कारण कोई व्यक्ति साहित्यकार और उसकी कृति साहित्य बन पाती है। कथन किसका है, डॉक्टर नगेन का। अगला देखेंगे, कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। किसने कहा, धूमिल ने। और इनका पूरा नाम है सुदामा पांडे धूमिल। तो इन्होंने कहा है कविता भाषा में आदमी होने की
तमीज है। दूसरा कथन है, कविता के शब्दों के जरिए कवि अपने वर्ग के आदमी को समूह की साहसिकता से भर देता है। और तीसरा है, कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। अब देखिए, इन्होंने अपनी पंक्तियों में सभी जगह आदमी शब्द का प्रयोग किया है, तो आप इसको लिख लीजिए और आदमी को हाईलाइट कर लीजिए। जहाँ कहीं भी आदमी आए तो आप तुरंत धूमिल लगा दीजिए। जैसे कि हमने बताया था, हाना दाना शब्द अगर कहीं दिख जाए तो आप वामन लगा सकते हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आदमी दिख जाए तो आप धूमिल लगा सकते हैं। अब देखेंगे पाश्चात्य मत। कविता अनुकरण का अनुकरण है। प्लेटो ने कहा काव्य अनुकृति की अनुकृति है। देखिए, ये दोनों चीज़ एक ही है। अनुकरण का अनुकरण है, अनुकृति की अनुकृति है। तो आप ऐसे ही मतलब शब्द को हाईलाइट कर लीजिए, मतलब लिख करके कि अनुकरण का अनुकरण, अनुकृति की अनुकृति, सत्य की अनुकृति। अगर ऐसा शब्द आए पेपर में तो आप उसको प्लेटो को लगा सकते हैं। तो तीसरा कथन है, ईश्वर के सत्य की अनुकृति यह संसार है और इस संसार का अनुकरण ही काव्य, 2 बार काव्य हो गया है, अनुकरण ही काव्य है। ठीक है। देखिए, यदि आपके लिए ये कंटेंट अच्छा हो या हमारे द्वारा लाया गया वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। जो भी लोग तैयारी कर रहे हों इसी सब्जेक्ट से, और या आप जिस ग्रुप में जुड़े हों उसमें भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी हम आगे अच्छे से वर्क कर पाएंगे। ठीक है। तो तीसरा पढ़ेंगे, ईश्वर के सत्य की अनुकृति यह संसार है और इस संसार का अनुकरण ही काव्य है। अरस्तु के अनुसार देखेंगे, काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। और दूसरा कथन देखेंगे, काव्य की प्रकृति अनुकृति है। कविता एक कला है, कला प्रकृति का अनुकरण है। तो इन्होंने देखो प्रकृति शब्द का और कार्य व्यापार शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है। इसके पहले इन्होंने प्रकृति शब्द का प्रयोग देखिए कहीं नहीं किया प्लेटो ने। अरस्तु ने किया है प्रकृति अनुकृति और व्यापार अनुकृति। आप इसको मतलब इस तरह से लिख के कहीं पर हाईलाइट कर लीजिएगा। तो जहाँ कहीं भी प्रकृति अनुकृति आए या कार्य व्यापारों की अनुकृति आए तो आप अरस्तु लगा सकते हैं। तीसरा कॉलरिज का इन्होंने कहा है, सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है। कविता, दूसरा कथन है, कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। तीसरा कथन, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस गर्व में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है। तो अब आप इसमें खोज लीजिएगा कि ऐसे कैसे शब्द को पकड़ें कि मतलब कम समय में जल्दी याद हो जाए। तो आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो पहला कथन है इनका सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम, और दूसरा कथन कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम, ये एक जैसे ही हैं। सर्वोत्तम या उत्कृष्ट लगभग समानवाची है। तो आप इसी से वो कर लीजिएगा कि मतलब ये दोनों एक जैसे ही है। तो मतलब सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम क्रम कविता है और यहाँ कह रहा है उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम कविता है। तो उत्कृष्ट और सर्वोत्तम तो बात तो एक जैसा ही है। आगे देखेंगे, कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से इस गर्व में भिन्न है कि उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है। वर्ड्सवर्थ के अनुसार देखेंगे, कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। कथन किसका है? वर्ड्सवर्थ का। और आगे देखेंगे, कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों अथवा सशक्त अनुभूतियों का स्वाभाविक या सहज उच्छलन है। तो देखिए, हम लोगों ने इम्पोर्टेंट पाश्चात्य मत भी रख लिए थे इसमें, और भी हैं लेकिन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आ सकते हैं हमारे टीएसटी पीएसटी के एग्ज़ाम में या नेट के एग्ज़ाम में या एलटी के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन सभी को इकट्ठा कर लिया था हमने और आपके लिए लेकर आए हैं। तो आप इसको कहीं पर लिख लीजिएगा और लिखने के बाद आप मतलब कोई शब्द पकड़ कर लिखिएगा जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है।
तो अब हम अगला पार्ट लेकर आएंगे और फिर उसमें कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है।